नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएससी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम जो है वो लगभग 18 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और उसके अंदर फिजिक्स के एग्ज़ाम जो है उसमें क्वांटम फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट है और इलेक्ट्रॉनिक्स जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे, उनमें गैप नहीं है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे सामने है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, द्रव बूंद मॉडल इसको कहते हैं। विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि ये टॉपिक उनको उपलब्ध करवाया जाए और मेरे अकॉर्डिंग भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो परीक्षा में 100% आने की संभावना इसकी बनती है। जैसा कि आप जानते हैं परीक्षा में हमें सिर्फ 2 घंटे का समय दिया जाएगा और ये टॉपिक जो है वो मैक्सिमम नंबर के अंदर आने वाला टॉपिक है, तो इसलिए मैं इसको इस टाइप से आपको करवाऊंगा ताकि आपको नोट्स भी मिल जाएं और उनको बिल्कुल शॉर्ट में जो बातें मुख्य रूप से होनी चाहिए सिर्फ वही आपको लिखनी है ताकि आप कम समय के अंदर टॉपिक को कंप्लीट करें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक हमने सिर्फ यही जाना है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 प्रकार के न्यूक्लियन होते हैं, उनको संयुक्त रूप से हम न्यूक्लियन कहते हैं। अब वो उसके अंदर किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, तो इसके स्वरूप को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के मॉडल बनाए गए थे, जिनमें से 2 मॉडल मुख्यतः इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें पहला है द्रव बूंद मॉडल और दूसरा है सेल मॉडल। यहाँ पर हम सेल मॉडल की चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पर हम द्रव बूंद मॉडल की चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि इसका मॉडल का नाम द्रव बूंद है वो क्यों रखा गया था, इसके पीछे क्या कारण था। तो यहाँ पर देखा गया कि मध्य क्रम के नाभिकों, अब देखिए नाभिकों का जो क्रम है, जैसे भारी नाभिक है, मध्यवर्ती नाभिक है, हल्के नाभिक है, इनके बारे में आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। इनके द्रव्यमान संख्या के अकॉर्डिंग इनको इस श्रेणी में रखा जाता है, जिसके हिसाब से स्थायी, मध्यवर्ती स्थायी और अस्थायी की श्रेणी में आते हैं। भारी नाभिकों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन लगभग नियत रहती है, अर्थात नाभिकों की कुल बंधन ऊर्जा उसके द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमात यानी समानुपाती से बदलती है। इसी प्रकार नाभिक आयतन भी द्रव्यमान संख्या के समानुपाती रूप में बदलता है। इसका मतलब होता है नाभिक का घनत्व है लगभग नियत रहता है, ये हम जानते हैं, यानी हर कंडीशन में उसका जो घनत्व है वो कांस्टेंट रहेगा और इसलिए आप इस नाभिक को एक असंपीड्य द्रव बूंद की तरह मान सकते हैं, जिस द्रव बूंद के अंदर भी द्रव्यमान बढ़ने से उसका आयतन उतना ही बढ़ जाता है। और इसकी परिकल्पना सबसे पहले की थी बोर नाम के जो वैज्ञानिक थे, जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। उन्होंने बताया था कि नाभिक है वो एक समान और अत्यधिक घनत्व लगभग 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब वाले असंपीड्य द्रव बूंद के समान इसको हम मान सकते हैं, इसीलिए इसका नाम नाभिक का द्रव बूंद मॉडल पड़ा है। तो परीक्षा में ऐसे भी आ सकता है कि नाभिक का द्रव बूंद मॉडल क्या है, और इसी प्रकार से अगर बड़े क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें ऐसे प्रश्न आ सकता है कि नाभिक के द्रव बूंद मॉडल को समझाते हुए इसके लिए सामी अनुभाविक सूत्र को व्युत्पत्ति कीजिए। ये हो जाएगा टोटल बड़े क्वेश्चन में। किसी यूनिवर्सिटी में 5 नंबर के अंदर आता है, किसी यूनिवर्सिटी में 4 नंबर के अंदर आता है। जो आपका पैटर्न है वो आपको पता है अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तो उसमें मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब इस मॉडल को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बंधन ऊर्जा के बारे में यहाँ पे देखना पड़ेगा, द्रव्यमान क्षति के बारे में यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे नोट्स हैं वो बिल्कुल शॉर्ट टाइप में और जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसी के आधार पे मैंने बनाए हैं ताकि आपका समय बचे और जो बातें आपको लिखनी चाहिए पेपर में आप केवल वही लिखें, उसके अलावा एक्स्ट्रा बातें वहाँ पे आप मत लिखें। नाभिक को एक असंपीड्य द्रव बूंद की तरह माना जाता है, इसके लिए आवश्यक होती है उसकी बाइंडिंग एनर्जी। अब यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, द्रव्यमान क्षति क्या होती है, ये सब डेफिनेशन है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी को BE से भी डिनोट किया जाता है और कुछ जो लेखक हैं वो EB से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पे ये किसके बराबर होगी, ZMH प्लस A माइनस ZMN माइनस के कैपिटल M। यहाँ पे कैपिटल M जो है वो नाभिक का द्रव्यमान है, MN जो है वो परमाणुवीय द्रव्यमान है न्यूट्रॉन का, MH है वो किसका द्रव्यमान है, प्रोटॉन का परमाणु द्रव्यमान है। परमाणु द्रव्यमान का मतलब यहाँ पे बात कर रहा हूँ AMU की, एटॉमिक मास यूनिट की, जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर यहाँ पर है। Z आप परमाणु क्रमांक है प्रोटॉन का, A माइनस Z परमाणु क्रमांक है न्यूट्रॉन का।
यहाँ से अगर आप m की वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस के Eb हो जाएगा। Eb यहाँ पे कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। तो इसको आपको याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर है सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। इसे बोलते हैं सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। ये फॉर्मूला जो है उसके अंदर ये बताया जाएगा कि जो बाइंडिंग एनर्जी है, जो मुख्य रूप से द्रव बूंद मॉडल के अंदर बताई जाती है, ये बाइंडिंग एनर्जी कौन कौन सी एनर्जी से प्रभावित होती है, कौन कौन सी एनर्जी से मिलकर बनती है। इसके अंदर मुख्यतः 5 प्रकार की ऊर्जाएं आती हैं और इन 5 प्रकार की ऊर्जाओं को आपको याद रखना है, तभी आप इसका डेरिवेशन कर पाएंगे। अगर आप परीक्षा के अंदर बाय चांस भूल जाते हैं कि वो 5 प्रकार की एनर्जी कौन सी थी, आपको 1 या 2 एनर्जी याद रहती है, बाकी भूल जाते हैं, तो उसके लिए आपको एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप उसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे क्रम का कोई सिस्टम नहीं है कि आप क्रम वाइज याद रखें, आप कैसे भी याद रख सकते हैं। आपको सिर्फ उसके बारे में डेरिवेशन करना है और उसका जो नाम है एनर्जी का, उस नाम के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा याद रखना है कि उसको किस प्रकार से में व्याख्या करें उसकी हम। तो यहाँ पे देखें Eb जो है वो Eb प्लस ES प्लस EC प्लस EA प्लस EP के योग के बराबर होगी। अब EV का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए V का मतलब होगा वॉल्यूम से, S का मतलब होगा सरफेस से, C का मतलब होगा यहाँ पे कुलाम, A का मतलब होगा एसिमेट्रिक यानी असममित, और P का मतलब होगा पेयरिंग यानी युग्मन। हिंदी में बोले तो V का मतलब आयतन, S का मतलब पृष्ठीय ऊर्जा, C का मतलब कुलाम ऊर्जा, A का मतलब अपना असममित ऊर्जा और P का मतलब होगा युग्मन ऊर्जा। अब यहाँ पे इसकी ट्रिक क्या रहेगी, ट्रिक यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बनाई हुई है वो बता देता हूँ। यहाँ ट्रिक है आज सेव पका। देखिए बिल्कुल सिंपल है, आज सेव पका। अब आ के अंदर ए जो आया उसके लिए एसिमेट्रिक का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्योंकि इनके हिंदी वर्ड से ट्रिक बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाँ, आप अपने माइंड के हिसाब से बना सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ ये नहीं कहूंगा, अपना अपना माइंड अलग अलग होता है। और यहाँ पे जय जो है वो रहेगा साइलेंट, से का मतलब यहाँ पे सरफेस से होगा, ऐसे लिखा मैंने। वह का मतलब यहाँ से वी से है, पी का मतलब यहाँ से पे यानी कि पका आ गया, तो कै का मतलब यहाँ से आ गया सी। तो आ यानी कि एसिमेट्रिक आ गया, असममित ऊर्जा आ गई। जय साइलेंट है, एस का मतलब सरफेस आ गया, तो यहाँ पे यानी सरफेस का मतलब से आ गया। वह यानी अपना आ गया वॉल्यूम, तो यहाँ पे आ गया अपना वह। और पका मतलब पी के अंदर आ गया, पी यानी पेयरिंग एनर्जी आ गया, और के का मतलब कुलाम एनर्जी आ गया। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें ईबी का मतलब होगा बंधन ऊर्जा, ईबी का मतलब होगा आयतन ऊर्जा, एस का मतलब होगा सरफेस यानी पृष्ठ ऊर्जा, सी का मतलब कुलाम ऊर्जा, ए का मतलब एसिमेट्रिक असममित ऊर्जा, पी का मतलब होगा युग्मन ऊर्जा। अब हमें करना क्या है, हमें इनकी अलग अलग वैल्यूज ज्ञात करनी है कि ये क्या होती हैं, किस पर डिपेंड करती हैं और ये बंधन ऊर्जा को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। उन सब की वैल्यूज हम ज्ञात करेंगे। 5 पॉइंट अपने पास यहाँ पे आएंगे, फिर उनको हम यहाँ पे पुट करेंगे और फिर हम अपने वैल्यू जो है वो इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो अपने बाइंडिंग एनर्जी का मान जो हमें पता लग जाएगा। या आप यहाँ भी रख सकते हैं जिससे आपको नाभिक के द्रव्यमान के बारे में पता लगेगा। तो यहाँ से आप सबसे पहले देखें कि आयतन ऊर्जा जो है वो क्या होती है, वॉल्यूम एनर्जी क्या होती है। देखिए किसी नाभिक में बंधों की संख्या बढ़ाने पर, जो बॉन्ड होते हैं उनकी संख्या बढ़ने पर उसकी बंधन ऊर्जा है वो अधिक हो जाएगी। यह तभी संभव होगा जब द्रव्यमान संख्या का मान बढ़े। यानी मुख्य रूप से यहाँ पर आयतन ऊर्जा जो है वो नाभिक की द्रव्यमान संख्या पे डिपेंड करती है, उसके समानुपाती होती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक नाभिक के अंदर नाभिकीय बलों की जो संतृप्तता होती है, जो गुण होते हैं नाभिक के, आपने पहले भी पढ़ा होगा इसके बारे में, उससे क्या होता है कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या के द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होती है। इसके लिए नाभिकीय बलों की जो संतृप्तता के कारण नाभिक में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनकी बंधों की संख्या के अंदर आप क्या करेंगे, अगर उसमें वृद्धि करेंगे तो वो उसके साथ साथ द्रव्यमान संख्या के अंदर भी वृद्धि होगी, यानी दोनों समानुपाती होगी। तो यहाँ पे आप मुख्य रूप से याद रखेंगे कि आपकी आयतन ऊर्जा जो है वो समानुपाती होती है नाभिक में द्रव्यमान संख्या के। और आप इसमें सिर्फ 2 ही लाइनों के अंदर आप इस मेन बात लिख सकते हैं कि नाभिक में बंधों की संख्या बढ़ने पर उसकी बंधन ऊर्जा अधिक हो जाती है। यह तभी संभव होगा जब द्रव्यमान संख्या का मान बढ़ता है।
अब यहाँ पर आपने देखा कि बंधन ऊर्जा है वो ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू यूज करेंगे, और जैसे ही बंधन ऊर्जा का मान कम हो तो उसके लिए हम माइनस का निशान यूज करेंगे, जो हम आगे की ऊर्जाओं के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे ईवी क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा ए के, और ए क्या है अपने, ये यहाँ पे द्रव्यमान संख्या है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा ए वी, जो एक नियतांक है। ये सभी ऊर्जाओं के अंदर नियतांक आएंगे, इनकी वैल्यू जो है प्रैक्टिकली निकाली जाती है, जो हम लास्ट के अंदर चर्चा करेंगे। तो यह बंधन ऊर्जा को बढ़ाती है, ये जो आयतन ऊर्जा ये बंधन ऊर्जा को बढ़ाने का काम करती है। फिर आती है 2 नंबर पे पृष्ठीय ऊर्जा, सरफेस एनर्जी, जो न्यूक्लियन सरफेस पर होते हैं। अब देखिए मान लीजिए आपके पास ये नाभिक है और इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं, इस प्रकार से प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस प्रकार से इनकी संख्या में यहाँ पर है। सपोज करें आप इस प्रकार से न्यूक्लियॉन है इसके अंदर। अब जो न्यूक्लियॉन सबसे सेंटर में होगा उसके चारों तरफ बाकी न्यूक्लियॉन से उसकी अनुन्य क्रिया होगी, और वो क्या होगा, स्थायी होगा, उसकी बंधन ऊर्जा ज्यादा होगी। लेकिन जो न्यूक्लियॉन सरफेस पर होते हैं उन पे क्या होता है, अंदर के न्यूक्लियॉन्स के द्वारा ही सिर्फ आकर्षण बल लगता है। बाहर सरफेस पे इस साइड में न्यूक्लियॉन्स होने के कारण उन पे बंधन ऊर्जा उनकी कम होती है और वे कंपन करने लगते हैं। यही कारण होता है कि ये पृष्ठ ऊर्जा में जितनी कमी होगी उतने ही बंधन ऊर्जा के अंदर यहाँ पर कमी हो जाती है। तो पृष्ठ ऊर्जा जो है वो क्या करती है, बंधन ऊर्जा को कम करने का काम करती है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो न्यूक्लियन सरफेस पर होते हैं वह कंपन की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बंधन ऊर्जा है कम होती है। नाभिक का आकार जितना अधिक होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल भी उतना ही अधिक होगा, जिस कारण पृष्ठ कंपन करेगा। इस अवस्था में ऊर्जा को पृष्ठीय ऊर्जा कहा जाता है और यह बंधन ऊर्जा को कम करती है। तो जैसे यहाँ पे कम कर रही है तो यहाँ पे हम किसका निशान यूज करेंगे, माइनस का निशान हम यहाँ पे लेके आएंगे। और ये जो यहाँ पे जो प्रोसेस जो है वो द्रव बूंद मॉडल में पृष्ठ तनाव की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि जब ये सरफेस पे जो न्यूक्लियन होंगे, जैसे पृष्ठ तनाव के अंदर क्या होता है कि जो द्रव की बूंद होती है वो गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। और अगर हम किसी वाटर सरफेस की बात करें तो उसके पृष्ठ तनाव यानी उसके पृष्ठ पे जो तनाव होता है उस पे जो सहसंजक और आसंजक बल होते हैं उसके कारण अंदर की तरफ सहसंजक बल जो है वो ज्यादा लगने के कारण वो अंदर की तरफ खिंचाव महसूस करते हैं और उनकी जो एनर्जी है वो अंदर की तरफ ज्यादा होती है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप इसको नाभिकीय पृष्ठ तनाव बोल सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर रहेगा, नाभिकीय पृष्ठ तनाव, जो पृष्ठ ऊर्जा में जितनी कमी होगी उतनी ही बाइंडिंग एनर्जी को ये कम करता है। तो इसको ES से हम डिनोट करेंगे, समानुपाती रहेगा सरफेस एरिया के। और ये नाभिक यहाँ पे गोलाकार है तो इसलिए सरफेस एरिया कितना आएगा, 4πr² होगा। माइनस मैंने आपको बताया कमी होगी तो माइनस लगाएंगे। अब r जो है वो किसके इक्वल होता है ये आप जानते हैं, r बराबर r0 a⁻1/3, ये रिलेशन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब इसमें आप r² की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये जो कांस्टेंट राशि है 4πr02, इसको हमने लिखा as, s के अकॉर्डिंग एक कांस्टेंट आया और es की वैल्यू आ गई -as a⁻2/3। तो ये होगी पृष्ठ ऊर्जा। 3 नंबर पे आती है कूलाम ऊर्जा। कूलाम ऊर्जा आप जानते हैं कि आवेशों के कारण होती है, कूलाम नियम जो बताया गया, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात आएंगी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, यदि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या अधिक कर दी जाए तो प्रतिकर्षण की मात्रा बढ़ जाएगी। सीधी सी बात इतनी है, ज्यादा घुमा फिरा के बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। और नाभिक के स्थायित्व में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी यहाँ भी कमी हो रही है, इसका मतलब यहाँ भी माइनस आएगा। यदि परमाणु क्रमांक Z हो तो एक प्रोटॉन पर अन्य प्रोटॉनों के कारण पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना होगा, ये फॉर्मूला आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए थे, E बराबर 3/5 KQ²/R। तो इसी बराबर क्या होगा, यहाँ पे कमी है तो -3/5 K परमाणु क्रमांक प्रोटॉन का Ze और अन्य प्रोटॉनों के कारण क्या होगा एक प्रोटॉन पे Z-1e/R। यहाँ पे R की वैल्यू रखेंगे, नाभिक की त्रिज्या है R0 जिसकी वैल्यू लगभग 1.25 से 2 फर्मी के बराबर होती है। ये वैल्यू यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो EC का मान कितना आएगा, -3/5 के Z-1e²/R0 1/3। यहाँ से जो चीजें कांस्टेंट है उनको हम क्या मान लेंगे, AC एक कांस्टेंट हमने मान लिया, जैसे 3/5 आ गया, K आ गया, E² आ गया, R0 आ गया। अब यहाँ पे AC बराबर क्या है, 3/5 KE²/R0। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी कूलाम ऊर्जा की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। फिर आती है नंबर 4 असममित ऊर्जा, एसिमेट्रिक एनर्जी EA। इसके अंदर क्या होगा, इन दो ऊर्जाओं के अंदर एक जो भी हमने कूलाम ऊर्जा की बात की, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात होंगी। तो कूलाम ऊर्जा के अंदर तो प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाती है। इसमें क्या होगा, यदि न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक हो जाए
तो नाभिक है वो असमित हो जाता है, एसिमेट्रिक हो जाता है। इससे नाभिक का स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। और ये एनर्जी क्या होती है, जो न्यूट्रॉनों का जो आधिक्य है, यानी न्यूट्रॉन ज्यादा है तो उनका आधिक्य है, उनके आधिक्य के वर्ग के समानुपाती और द्रव्यमान संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ऊर्जा को असमित ऊर्जा कहेंगे। अब ये स्थायित्व कम हो रहा है तो माइनस लग गया, ई ए समानुपाती -n-z की होल स्क्वायर बटे ए, ये इसका यहाँ पे रिलेशन रहेगा। और आप जानते हैं कि यहाँ से समानुपाती निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमें देना पड़ेगा, जिसको हमने यहाँ पे दिया ए। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि जो द्रव्यमान संख्या होती है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, यानी n प्लस के z। तो n की वैल्यू अगर हम यहाँ से ज्ञात करेंगे तो a माइनस z हो जाएगा, और ये यहाँ पे हम रखेंगे तो ये फॉर्मूला जो है वो द्रव्यमान संख्या के अंदर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस ए, और यहाँ पे आप देखें यहाँ रखेंगे आप a माइनस जेड, तो माइनस जेड पहले से था, माइनस जेड यहाँ से आ जाएगा तो माइनस के 2z हो जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर है बटे में a है। यह ऊर्जा न्यूट्रॉन के आधिक्य के वर्ग के समानुपाती होती है, ये हमने पहले भी बता दिया है। इस प्रकार से लास्ट में अपने आती है युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी, जिसे EP कहते हैं। नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है और इनका युग्मन है वो स्थायित्व को प्रभावित करता है, और इनके युग्मन से क्या होता है, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का मान कम होता है। देखिए इसमें 3 तरह की बातें आती हैं। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या है वो सम होती है तो वो सर्वाधिक स्थायी होते हैं, और वो नाभिक सर्वाधिक स्थायी होते हैं। और यदि दोनों कण विषम संख्या के अंदर होते हैं, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विषम होते हैं, तो वे बहुत ज्यादा अस्थायी होते हैं, यानी नाभिक है वो बहुत ज्यादा अस्थायी होते हैं, कुछ अपवादों को छोड़ करके। और यदि ऐसा हो कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों में से कोई एक विषम हो, यानी एक सम हो और एक विषम हो, तो वे इंटरमीडिएट स्टेबल कहलाते हैं, यानी मध्यवर्ती स्थायी कहलाते हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए, इनके युग्मन को ध्यान में रखते हुए जो बाइंडिंग एनर्जी है उसका फॉर्मूला दिया जाता है EP बराबर -AP बटे ए की पावर 3 बटे 4। अब यहाँ पे जो AP है ये क्या करेगा, यहाँ पे AP जो है उस पे डिपेंड करता है कि ये दोनों सम है परमाणु क्रमांक, यानी Z और N जो है वो दोनों सम है, विषम है, या उनमें से एक सम है, इसके अकॉर्डिंग AP की वैल्यू यहाँ पे रहती है। तो यदि AP बराबर 0 आता है कब, जब या तो Z सम हो N विषम हो, या Z विषम हो N सम हो, यानी दोनों में से कोई एक अगर यहाँ पे सम और विषम है तो यहाँ पे AP बराबर 0 होता है। AP की वैल्यू यानी कांस्टेंट है इसकी -33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है यदि Z और N दोनों सम हो, और ये होता है स्थायी। और यदि AP बराबर 33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है जब दोनों विषम हो, और ये होते हैं अस्थायी इस कंडीशन के अंदर। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं AP की वैल्यू हमने ज्ञात की, EA की वैल्यू हमने ज्ञात की, EC की वैल्यू हमने ज्ञात की, और ES की वैल्यू हमने ज्ञात की, और EV की वैल्यू हमने ज्ञात की। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं जो हमने फॉर्मूला दिया था M बराबर, इसे कहते हैं सामी अनुभाविक सूत्र। तो यहाँ पे ZMH प्लस A माइनस ZMN, और माइनस में जो EB था उसकी जगह हमने क्या किया, टोटल वैल्यू जो है अभी निकाली थी वो सब ऐड कर दी, बाहर माइनस था तो चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे, और ये फॉर्मूला कहलाता है सामी अनुभाविक सूत्र। और यहाँ से नाभिक का द्रव्यमान पता चलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको व्युत्पन्न करना आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर छोटे क्वेश्चन के अंदर आए, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर छोटा पैटर्न है यानी 1 या 1.5 नंबर में प्रश्न आते हैं, वहाँ पर ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, और कंपटीशन के अंदर भी इसको पूछा जाता है। तो यहाँ पे सभी प्रकार की ऊर्जाओं के लिए जो नियत राशियाँ होती हैं, जैसे EAV, AC, AP, AS, AA, इनकी वैल्यू है वो फिक्स होती हैं, प्रैक्टिकली निकाली जाती हैं। तो AV की वैल्यू 14.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, AS की वैल्यू 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, AC की वैल्यू 0.595 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, AA की वैल्यू 19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, AP की वैल्यू 0 होती है मध्यवर्ती स्थायी के लिए, AP की वैल्यू 33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है अस्थायी के लिए। तो यहाँ पे नोट आपको याद रखना है कि आयतन ऊर्जा का योगदान है वो बंधन ऊर्जा में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ से भी ज़्यादा आ रही है इस कांस्टेंट से, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाकी जो द्रव्यमान संख्या का रिलेशन इसके साथ था, कंपोनेंट जो इसके साथ थे, तो इसकी वैल्यू और ज़्यादा आ जाएगी। तो यहाँ पर आयतन ऊर्जा का योगदान सबसे ज़्यादा होता है, जबकि असममित ऊर्जा का योगदान सबसे कम होता है, एसिमेट्री ऊर्जा का योगदान है वो सबसे कम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.595, ठीक है। और इसके साथ साथ आयतन ऊर्जा है वो कुल बंधन ऊर्जा से अधिक भी होती है, यानी टोटल बाइंडिंग एनर्जी जितनी आएगी
उससे ज़्यादा रहती है आयतन ऊर्जा यहाँ पे, और ये सब ऊर्जाएं मिलके बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होती हैं। तो ये था लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 100% आने की इसकी संभावनाएं हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।